Hi, humans, and welcome back to Humanities. So, we are here with our chapter number 1 Challenges of Nation Building, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है बहुत स्टूडेंट्स को, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर बहुत हैवी चैप्टर लगता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो आज हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू उसको रिवाइज करेंगे एंड उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। So, explanation plus revision MCQs for your book number 2, Politics in India Since Independence, Chapter 1, Class 12th. This is a part of our प्रीमियम पॉलिटिकल साइंस सीरीज। पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट यहाँ पे है, चेक इट आउट, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स एंड अदर अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको इस फॉर्म का पीडीएफ चाहिए जो आप अभी देखेंगे, द एमसीक्यूज एंड द एक्सप्लेनेशन, यू कैन ज्वाइन माय चैनल मेंबरशिप, जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के साइड में ज्वाइन बटन के थ्रू मिल जाएगा एंड यू कैन सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक क्विक रीकैप, एक क्विक बहुत अच्छी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, ताकि आप सबका क्विकली रिवीजन हो जाए और सब कुछ जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। एंड आफ्टर दैट वी विल कवर अप टू 20 MCQs ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन, बहुत मज़ा आने वाला है, एक फन तरीके में हम करेंगे इस चैप्टर को। तो भैया जी, इंडिया हुआ इंडिपेंडेंट कब? 1947 में। ठीक है, हम आज़ाद हो गए, ब्रिटिशर्स भाग गए। पर अब आज़ादी के साथ साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। अगर आप अपने मम्मी पापा से बहुत 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 रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे पार्टी में जाने दो, ठीक है, और वो जाने देते हैं, वो आपको आज़ाद कर देते हैं, फिर आपको पार्टी में जाके थोड़ा ढंग से बिहेव तो करना है, अपना ख्याल तो रखना है ना, है ना। तो यही हुआ इंडिया के साथ भी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई यार, तो अब खुद हमें देखना पड़ेगा कि हमें खुद को कैसे संभालना है। पहले तो मम्मी पापा संभालते थे, अब बड़े हो गए, अब खुद को संभालना है। तो देयर वर 2 गोल्स जिस पे फोकस करना था हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। जैसे तुम्हें पढ़ाई पे करना है पर तुम करते नेटफ्लिक्स पे हो, तो वैसे ही इंडिया के पास 2 गोल्स थे पढ़ाई के जैसे। नंबर 1, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों ने चुनी हो, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, नंबर 1 गोल था ये। क्यों था? क्योंकि अभी तक तो हम एक मोनार्क के अंडर जी रहे थे, हमें बाहर से आके कोई हम पे काबू कर रहा था, हमें अपना गुलाम बना रहा था, है ना। बट अब हमें इंडिपेंडेंट होना है, खुद की गवर्नमेंट बनानी है। कैसी गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और दूसरा गोल क्या था? वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका भला करेंगे हम, एक वेलफेयर सोसाइटी को अपना गोल बनाएंगे। जो वीकर सेक्शंस हैं, जो थोड़े पीछे रह गए हैं सेक्शंस, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। ठीक है, ये 2 गोल्स क्यों हैं? क्योंकि हमेशा हमारे साथ इन्हीं 2 चीजों पे अत्याचार किए ब्रिटिशर्स ने हमें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया, इक्वालिटी नहीं दी। इसीलिए अब हम चाहते हैं वेलफेयर ऑफ ऑल इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और उन्होंने हम पे रूल किया, इसीलिए हम चाहते हैं कोई और हम पे रूल ना करे, हम खुद पे रूल करें। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 2 गोल्स हो गए हमारे, बढ़िया। अब चलते हैं आगे। अब गोल्स हमने देख लिए, अब हम देखेंगे कि हमारे पास चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है यार, जिनके सोल्यूशन हमें ढूंढने हैं, जो चीजें हमें अभी तकलीफ देंगी वो क्या है। तो इंडिया के आगे 3 चैलेंजेस थे। नंबर 1 चैलेंज वॉज to build a nation that was united yet accommodative। इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। यूनिटी का मतलब होता है सब एक साथ रहें, तो हमें यूनिटी भी चाहिए थी, येट हमें क्या चाहिए थी? डाइवर्सिटी भी चाहिए थी। मतलब कि हम चाहते हैं मराठी, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी सब साथ में रहें, पर अपनी आइडेंटिटी को ना भूलें, अपनी डाइवर्सिटी भी मेंटेन करें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमने अपने पास्ट से क्या सीखा है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया है। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि ये डाइवर्सिटी आगे डिवीजन में बदल जाए, हालांकि हम क्या चाहते थे? ये यूनिटी में बदल जाए। तो ये सबसे बड़ा हमारा पहला चैलेंज था।
देन द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। भाई कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, क्या रहेगा? तो हमने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहली बात तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रखेंगे, यानी कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, हर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को सर्व करेगी वो डेमोक्रेसी। कैसी डेमोक्रेसी हमने रखी? पार्लियामेंट्री रखी। यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल है। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री है। यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी नहीं लिखना, हमें एक्चुअल में क्या करना है? उसे प्रैक्टिस भी करना है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली भी डेमोक्रेसी लिखी होनी चाहिए, येट प्रैक्टिस एक्चुअल में प्रैक्टिस भी की जानी चाहिए। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने थर्ड चैलेंज पे, जो कि है वेलफेयर प्लस डेवलपमेंट ऑफ ऑल। अब हम क्या चाहते थे कि हम सबको साथ लेके चलें और कौन सी डेवलपमेंट करें? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। इकोनॉमिकली यानी कि पैसों के रूप में भी इकोनॉमी हमारी बढ़े, और सोशल जो हमारी थिंकिंग है, जो सोसाइटी का नेचर है, वो भी डेवलप हो। तो ये थे हमारे 3 चैलेंजेस: यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ होल। ठीक है। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे इंडिया था, फिर एकदम से क्या हुआ, इधर बीच में क्या हुआ कि फिर इंडिया और पाकिस्तान बन गया। यहां आई हमारी 2 नेशन थ्योरी। था तो बहुत कुछ, बट मुद्दे की बात पे आते हैं। 2 नेशन थ्योरी। अब ये 2 नेशन थ्योरी क्या थी? ये हमारी मुस्लिम लीग ने एडवांस करी थी, यानी कि उन्होंने बनाई थी। मुस्लिम लीग क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वैसे ही मुस्लिम लीग थी। तो इन्होंने बोला कि भैया जी ये जो इंडिया है ना, ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका नहीं है, जबकि ये तो 2 लोगों में बटा हुआ है। हिंदूज अलग हैं और मुस्लिम्स अलग हैं। यानी कि इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ नॉट 1 पीपल बट 2 पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वही कम्युनलिज्म यार, सब कुछ रिलीजन पे हुआ है, शुरू से होता आया है। एंड दैट वाज द 2 नेशन थ्योरी, कि ये एक नेशन नहीं है, ये 2 नेशन है, क्योंकि इसमें 2 लोग हैं। ठीक है। यूनिटी यहाँ पे खराब हो गई और क्या आ गई? डाइवर्सिटी आ गई। क्लियर? हाँ जी। तो ये 2 नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने निकाली, और इसके कारण इंडिया और पाकिस्तान का बनना फाइनली डिसाइड हुआ। हाउएवर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो लीडर्स थे, हम वो सब अगेंस्ट थे किसके? 2 नेशन थ्योरी के। सो इट वाज द 2 नेशन थ्योरी जिन्होंने वो बीज बोया, वो आइडिया दिया, एंड फाइनली चीजें एक्सेप्ट होती गई। आगे देखिए, अब हम आते हैं भैया प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अभी 2 नेशन थ्योरी आ गई, सब मान गए कि ठीक है डिवीजन हो रहा है, बट अब होगा कैसे यार? हम डिसीजंस तो ले लेते हैं, कल से मैं 4 बजे उठ के पढ़ूंगी, बट जब उठना होता है तो कैसे होगा? प्रोसेस क्या है? आप अलार्म लगाओगे, है ना, या फिर आप अपनी मम्मी को बोलोगे कि मेरे मुंह पे पानी डाल देना अगर मैं ना उठूं। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि पार्टीशन तो हमने बोल दिया होगा, बट कैसे होगा? प्रोसेस क्या है? तो देखो अब प्रोसेस क्या बनाया। ऐसा बोला गया कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे इंडिया और पाकिस्तान को। घबराओ मत, अब सुनो ये क्या है। प्रिंसिपल ऑफ यानी कि एक प्रिंसिपल है, एक आइडिया है, तो इसको हटा दो। रिलीजियस मेजॉरिटीज, इससे हम देख रहे हैं कि रिलीजन जो मेजॉरिटी में है, जो सबसे ज्यादा बहुमत में है, इस बेसिस पे हम डिवीजन करेंगे। यानी कि ये पूरा हमारा ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि पार्टीशन से पहले का इंडिया है ये। ठीक है, ये गोला। अब क्या बोला कि भैया अगर इधर मुस्लिम ज्यादा हैं तो ये हमारा बन जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस मेजॉरिटी है, जहां पे मुस्लिम ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान बन जाएगा। ठीक है, और ये हिंदूज हैं तो ये क्या बन गया?
ये बन गया इंडिया। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सोबर आइडिया। ठीक है, बट अब यार ऑब्वियस सी बात है, जब हम कुछ भी सोचते हैं और करने पे आते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। ये जो प्रिंसिपल था ये देखने में बहुत इजी लगा, बट जब हमने एक्चुअल में देखा और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी तो ये चारों प्रॉब्लम्स आ गई। देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आई। नंबर 1 प्रॉब्लम है नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। यानी कि ये जो हमने सपना देखा था कि भैया ये बन गया अपना पाकिस्तान, ये बन गया इंडिया, ऐसा नहीं हो सकता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस साइड मुस्लिम्स है और इस साइड हिंदूज हैं, नहीं। क्या है रियलिटी में? रियलिटी में ये है कि इधर मुस्लिम्स हैं, इधर मुस्लिम मेजोरिटी है और बीच में हिंदूज हैं। यानी कि वेस्ट, एक तरफ वेस्ट में, यहां बीच में हिंदूज और एक तरफ ईस्ट में, यानी कि दो दो पाकिस्तान। देखिए गजब। आगे देखिए, सेकंड प्रॉब्लम है नॉट ऑल एमएम है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। यार कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना, है ना, उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। नॉट ऑल मुस्लिम, सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहते थे। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। और इसमें जो लीडर उभर के आए वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी डेडिकेटेड एंड ही वॉज राइट देयर कि हमें नहीं जाना है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, आगे देखिए थर्ड प्रॉब्लम। दो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, पंजाब और बंगाल। ठीक है जी, यहां लगा लो ये बंगाल है, ये पंजाब है। ठीक है, ये क्या है? मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं। बट हैरानी की बात ये है कि नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी भी है यहाँ पे। देखो 2 मिनट लगेगी बट समझ जाओगे। सपोज 50 मुस्लिम हैं, ठीक है, 25-25 हाफ हो गया। ठीक है, 25 इधर है और 25 इधर है, तो ये दोनों एरियाज मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज तो हो गए, है ना। बट 100 हिंदू हैं, ठीक है, और 50 हिंदू इधर हैं और 50 इधर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया तो है, बट भैया जी मुस्लिम्स से ज्यादा तो हिंदूज हैं यहाँ पे, है ना, उनका भी तो मेजोरिटी एरिया है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। अब इसके कारण क्या हुआ? लोगों को यही नहीं पता चला कि आपको जाना कहाँ है, कि आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं। जो इधर की हिंदू पॉपुलेशंस थी दे डिडंट नो कि क्या अब वो पाकिस्तान का पार्ट होंगे या इंडिया का पार्ट होंगे। इसी से क्या चीज रिजल्ट में आई? इसे हमारी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज की समस्या आई। यानी कि पार्टीशन के बाद यहाँ पे सपोज ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, पार्टीशन के बाद जो हिंदूज पाकिस्तान में रह गए और जो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए, उनके साथ क्या हुआ? बहुत ज्यादा वॉयलेंस हुआ, बहुत ज्यादा उनके साथ एट्रोसिटीज हुई। तो दीज वर द 4 प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। ठीक है जी, बढ़िया। आगे देखते हैं। अब देखिए ये है हमारी फर्दर रियलिटीज जो हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। कम्युनल जोन्स बन गई। कौन सी थी वो? KAL, कल से याद कर लो, कैलकटा, अमृतसर एंड लाहौर। ये 3 कम्युनल जोन्स बन गई। ये ऐसे एरिया थे जहां पे वो रिलीजियस मेजोरिटी थी और अगर कोई बाहर से आता था तो वॉयलेंस होता था। माइनॉरिटीज, रेफ्यूजी कैंप्स बन गए माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए। जो हिंदूज पाकिस्तान में थे और मुस्लिम्स इंडिया में थे, उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स बने। ह्यूज ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ क्योंकि हिंदूज इंडिया जा रहे थे और मुस्लिम्स पाकिस्तान आ रहे थे। विमेन एट्रोसिटीज हुई, बहुत कुछ झेलना पड़ा विमेन को, यहाँ आप पढ़ेंगे।
पोएट्स और राइटर्स ने इस पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोला कि ये दिल के दो टुकड़े हो रहे हैं, सिर्फ लैंड के या नेशन के नहीं। ठीक है, इस सब के बाद हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन रहेगा। हाउएवर इंडिया अडॉप्टेड सेक्युलरिज्म, कि हम अभी भी हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, इक्वालिटी फॉर ऑल होगा, सब बराबर रहेंगे इंडिया में। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, हमने काफी कुछ देखा, रिवीजन हुई, काफी सारी हुई। आगे एक और चीज देखते हैं कि इसके बाद एक क्या नई समस्या आ गई। इसके बाद देखिए, अभी हमने बात करी इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, बट बिफोर 1947 भैया जी ब्रिटिश इंडिया था एक ही, है ना, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया सब आता था। तब दो हिस्सों में डिवाइडेड था वो, बीआईपी यानी कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर डायरेक्टली रूल करते थे, वो डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट पढ़ा रही हूं, तुम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हो। एक होते थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स, पीएस। ये क्या है, रूलर्स को अपॉइंट करते थे वो, इनडायरेक्टली वो गवर्न करते थे इन एरियाज को। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिटिश पैरामाउंसी या फिर सुप्रीमसी। अभी समझाती हूं, वेट। इसका मतलब है, अभी मैं अपनी बहन को भेज दूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसको मैं बता दूं ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये नोट्स देने और जा पढ़ा के आ, तो ये वो रूलर हो गई और मैं इनडायरेक्टली तुम्हें रूल कर रही हूँ। ये हो गए हमारे प्रिंसली स्टेट्स। और मैंने उससे ये बोला कि अगर तूने ढंग से नहीं पढ़ाया ना जो मैंने तेरे को बोला है, तो मैं तेरे को निकाल दूंगी इस जॉब से, फिर मैं सीधा पढ़ाऊंगी। तो ये है ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिशर्स ऐसा रूलर्स को बोलते थे कि आपके पास पावर और ऑटोनॉमी, आपके पास काफी हद तक पावर है अगर आप हमारे इंस्ट्रक्शंस पे चले और हमारे हिसाब से अपने एरिया को गवर्न करें। कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 565। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। फिर भैया ये प्रिंसली स्टेट्स कहाँ गए, ये इंडिया में गए, पाकिस्तान में गए, या इन्होंने खुद का एक नेशन बना लिया। अब देखो, वैसे ही इंडिया का बहुत लॉस हो चुका था, इतना सारा पार्टीशन हो चुका था, इतनी कम प्रॉपर्टी हो गई थी, तो इंडिया ऑब्वियसली चाहती थी कि वो जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडियन यूनियन में आ जाएं, वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाए। ठीक है, और ये कैसे हुआ, जब उन्होंने आईओए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, साइन किया। ठीक है, किसने, प्रिंसली स्टेट्स जो जो इंडिया में आना चाहते थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और फिर वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन गए। ठीक है जी, बट ये इतना इजी नहीं था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो मना कर रहे थे इंडियन यूनियन में आने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया, जो हमारे होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने काफी दिमाग लगाया, काफी प्लानिंग करी, काफी सोचा कि अब क्या किया जाए। उनके पास ये 3 रीजंस थे कि वो ये स्टेप लें, कि वो उन प्रिंसली स्टेट्स को मनाए कि आप हमारे पास आओ, हमारे साथ आओ। क्या रीजंस थे, क्या बेसिस थे। नंबर 1, जो मेजॉरिटी पीपल थे, जो बहुमत थी उन प्रिंसली स्टेट्स की, जो लोग थे वहां के, वो इंडियन यूनियन में आना चाहते थे। तो भैया लोगों के आगे तो कुछ भी नहीं चलता है ना, मेजॉरिटी पीपल अगर आपके साथ हैं तो समझो दुनिया आपके साथ है, पावर आपके साथ है। दूसरी चीज, ऑटोनॉमी देंगे हम। इंडिया ने बोला कि चलो आपको हमारे साथ नहीं आना, अगर आप आओगे तो हम आपकी सारी फ्रीडम नहीं लेंगे, हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, आपको अपनी पावर देंगे, आपको स्पेस देंगे, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, ये बोला गया। और तीसरी चीज, क्यों इंपॉर्टेंट था ऐसा करना, उनको अपने साथ लाना,
ताकि इंडिया की डीमार्केशन हो पाए, हमें पता तो चल पाए कि इंडिया का एरिया क्या है, क्या एक्सटेंट है, इंडिया की बाउंड्रीज क्या है, इंडिया कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दीज वर द थ्री बेसिस ऑन विच सरदार वल्लभ भाई पटेल try to persuade the princely states to come and become a part of the Indian Union. अब देखो काफी सारी प्रिंसली स्टेट्स तो मान गई, अब एंड में बची ये चार प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इनमें भी जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइट हुआ, प्लेबिसाइट यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट वोटिंग, लोगों से डायरेक्टली पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जूनागढ़ भी बन गया इंडिया का पार्ट थ्रू अ प्लेबिसाइट। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं हैदराबाद पे कि क्या हुआ, हैदराबाद कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बना। तो सबसे पहली चीज, हैदराबाद को निजाम रूल करते थे, क्या नाम था उनका? मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। ये पूरा इंडिया है तो हैदराबाद ये है। इट केम इन द मिडल ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो अगर हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनता तो यानी कि पूरा इंडिया बीच में से डिवाइड हो जाता एंड मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को काफ़ी बोला इंडिया ने कि आप प्लीज़ इंडियन यूनियन में आइए, काफ़ी बातचीत करी, ठीक है, बट निज़ाम वांटेड टू नाइदर गो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया नॉर पाकिस्तान। इंस्टेड ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द प्रिंसली स्टेट। वो चाहते थे कि मैं अलग से हैदराबाद को एक कंट्री बना लूँ, मैं अपने में ही रहूँ, कोई और मेरे पे कब्जा ना करे, ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान, ठीक है। हाउएवर जब नेगोशिएशंस चल रही थी इंडिया और हैदराबाद के बीच में, तो हैदराबाद एंड इंडिया केम इनटू अ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, जहां पे इंडिया ने बोला कि ठीक है अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से भी करो, बट तब तक आप एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में आ जाओ, आप पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करेंगे और खुद भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बनेंगे, प्लीज हमें टाइम चाहिए आपसे बात करने का। सो ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कब हुआ? नवंबर 1947 में, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस नवंबर 1947 में ऐसा हुआ। क्लियर है? अब हम देखते हैं ये जो निजाम थे हैदराबाद के, जो इतने अमीर थे, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस एट दैट टाइम, वो कैसे थे, क्या लोग उन्हें पसंद करते थे, क्या स्टेटस था? सो जो निजाम थे वो अपोज्ड थे, ही वॉज अपोज्ड बाय द पीपल, लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज वो ऑपरेशन करते थे लोगों पे, किन पे? विमेन, पेजेंट्री, ठीक है। तो इसी कारण लोगों ने एक मूवमेंट करी अगेंस्ट निजाम्स ऑपरेसिव रूल, ठीक है, एक मूवमेंट करी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। किन कौन कौन थे उस मूवमेंट का पार्ट? विमेन, पेजेंट्री, कम्युनिस्ट्स एंड द हैदराबादी कांग्रेस, ठीक है, ये चार पार्ट थे उस मूवमेंट के, लोगों का कॉम्पोजिशन था ये, विमेन, पेजेंट्री, कम्युनिस्ट्स एंड हैदराबादी कांग्रेस। वो निजाम को अपोज कर रहे थे, वी डोंट वांट योर रूल, आपने बहुत गलत किया है एंड वी डोंट सपोर्ट यू। तभी क्या हुआ? तभी निजाम ने बदले में उनको शांत करने के लिए उन पे एक पैरामिलिट्री फोर्स छोड़ दी, यानी कि जो अंदरूनी इंटरनल पीस और मेंटेनेंस के लिए जो मिलिट्री फोर्स होती है, जो आर्मी होती है, वो छोड़ दी। उनका नाम क्या था? राजाकर्स, ठीक है, राजाकर्स को अनलीश कर दिया लोगों पे, ठीक है। अब ये राजाकर्स ऐसे थे, दे वर वेरी इनह्यूमेन, वो बहुत ही बुरे थे, वो उन्होंने बहुत अत्याचार किया लोगों के साथ, ठीक है। सो दिस वाज निजाम्स रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट ऑफ हैदराबाद। क्लियर है? तभी जब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई, फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द इंडियन आर्मी टू कम टू गो देयर एंड स्टॉप द राजाकर्स, प्रिवेंट किया उनको, एंड फाइनली हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया। कब? सितंबर 1948 में टू द इंडियन यूनियन। क्लियर है? तो ये थी हैदराबाद की कहानी। इज इट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं मणिपुर पे। मणिपुर में निजाम की जगह थे महाराजा ऑफ मणिपुर, जिनका नाम क्या था? बोधा चंद्र सिंह। तो बोधा चंद्र सिंह थे महाराजा ऑफ मणिपुर, ठीक है जी।
क्या हुआ, पहले तो वो बहुत ज्यादा अड़े हुए थे कि नहीं हमें इंडिया के साथ भी नहीं जाना, पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना। फिर फाइनली इंडिया ने उन्हें कन्विंस किया और उन्होंने आईओए यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया इंडिया के साथ। कब, इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा पहले ही, ठीक है। और इंडिया ने उन्हें वादा किया कि आपको इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। एक चीज थी जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, वो नाखुश थी इस डिसीजन से। वो बहुत ज्यादा नाराज थे महाराजा से कि आपने ऐसा क्यों किया, हम नहीं चाहते कि हम इंडिया का पार्ट बने। उसमें कौन थी, जो ऑपोजिशन पार्टीज थी। कांग्रेस पार्टी तो खुश थी कि ठीक है यूनियन का पार्ट बन गए हैं, बाकी लोग नाखुश थे। फिर जो हमारे महाराजा ऑफ मणिपुर थे, वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए मणिपुर में, और वो वापस से इलेक्ट हो गए जून 1948 में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल सफरेज का जो प्रिंसिपल है, सबसे पहली बार इंडिया में किधर इलेक्शंस हुए, मणिपुर में, ठीक है। और मणिपुर क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया हमारा मणिपुर। फाइन। उसके बाद ये इश्यूज चलते रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली नाखुश थी, ठीक है, लोग भी थोड़े नाखुश थे, बट फाइनली इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा ऑफ मणिपुर फॉर साइनिंग द मर्जर अग्रीमेंट इन सितंबर 1949। एंड सितंबर 1949 में आफ्टर साइनिंग द मर्जर अग्रीमेंट, फाइनली क्या हुआ, मणिपुर बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो हमारी सारी जो प्रॉब्लमैटिक प्रिंसली स्टेट्स थी वो मान गई एंड इंडिया बिकेम अ यूनियन। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भैया, अब आगे बात आती है कि हमने ये जो टेरिटरी की बात करी थी कि जो हमारी डीमार्केशन है, चलो बाहर की तो हो गई, अब हम अंदर की डीमार्केशन कैसे करें, जो अंदर की स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज कैसे बनाएं। अब आती है ये समस्या। तो देखो भैया, पहले अर्लियर जब ब्रिटिशर्स थे तो ये बाउंड्रीज कैसे बनी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से, यानी कि जहां पे उन्हें सूटेबल लगा कि चलो इतनी एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं इतने एरिया में, तो उन्होंने इतने एरिया में बना दी बाउंड्रीज, ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इजी रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनी हुई थी पहले की बाउंड्रीज, और सिंपली वो ऐसे बनाई नहीं गई थी, वो सिंपली कोइंसाइड कर गई थी। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने अपना रूल फैलाया, अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करी इंडिया में, वैसे वैसे बाउंड्रीज बनती गई। हाउएवर इंडियन जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम इंडियंस थे, वो क्या चाहते थे कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे तो हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपनी बाउंड्रीज बनाएंगे। लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि जो एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं उनकी अलग बाउंड्री होगी, फिर उनकी अलग बाउंड्री होगी जो दूसरी तरह की लैंग्वेज बोलते हैं वैसे, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस था 1920 का, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की रीऑर्गेनाइजेशन भी लैंग्वेज के बेसिस पे तय की गई कि आगे से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे जगह जगह एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी सोच थी और ये ब्रिटिशर्स की सोच थी। बट फिर क्या हुआ, जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो हम फ्लिप हो गए, तो हम डर गए यार कि हमने तब ऐसा सोचा था, बट अगर हमने अभी ऐसा कर दिया तो कहीं और डिविजन ना हो जाए, कहीं हमारी टेरिटरी टूट ना जाए, कहीं बहुत ज्यादा मतभेद, बहुत ज्यादा मनमुटाव, बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन ना आ जाए लोगों के बीच में, यूनिटी ना चली जाए। तो हम डर गए, इसीलिए हम शांत होके बैठ गए। लीडर्स ने कुछ भी नहीं कहा, बात टालते रहे, ठीक है। दे केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग, फाइन। बट वन फाइन डे लोग प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं एंड इट केम टू नोन एज विशाल आंध्रा मूवमेंट। अब ये विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या है, ये हमारा आज का आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका का रीजन का मूवमेंट है, जो तब मद्रास बोला जाता था। यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग लोग रहते थे। तेलुगु स्पीकिंग पीपल स्टार्टेड टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड आंध्रा, ठीक है।
वो प्रोटेस्ट करने लगे, वो सेपरेट स्टेट मांगने लगे कॉल्ड आंध्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुंच गया दैट अ कांग्रेस लीडर नेम्ड श्री रामुलु नहीं नेम्ड पोटी श्री रामुलु, वो एक इंडेफिनिट फास्ट पे चले गए एंड आफ्टर 56 days ही इवन डाइड। तो ये एक्सटेंट था इस मूवमेंट का एंड फाइनली इन दिसंबर 1952 द गवर्नमेंट अग्रीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा। क्लियर है? तो दिसंबर 1952 में पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया में एक स्टेट की फॉर्मेशन हुई। फाइन, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब देखो 1952 में आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ओके, उसके बाद देखो अब क्या हुआ 1953 में। अब और भी स्टेट्स बोलने लगे कि भैया हमें भी सेपरेट स्टेट दो, तुम हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग से अपनी स्टेट चाहिए। तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, ठीक है। उन्हें बोला कि ठीक है आपको भी मिलेगी अपनी खुद की स्टेट, हम सिस्टमैटिकली सब करेंगे। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। फिर 55 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी। उस रिपोर्ट के बाद 1956 में क्या बना? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्लियर है? ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। सेंस बन रहा है हर एक चीज का। ऑल क्लियर? वेल डन, ठीक है। तो फाइनली आफ्टर दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेटहुड देने लगे विद इन द इंडियन यूनियन। आगे देखते हैं, ये है हमारा बॉक्स, जो लास्ट बॉक्स है हमारे इस चैप्टर का। देखते हैं कब कौन सी स्टेट फॉर्म हुई। तो आउट ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र एंड गुजरात वर कार्व्ड आउट 1960 में, मराठी स्पीकिंग एंड गुजराती स्पीकिंग पीपल, ठीक है। उसके बाद 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड मिली थी। देन 1966 में पंजाब से क्या बना? हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? फिर 1972 में मेघालय एंड असम वर कार्व्ड आउट, साथ ही साथ मणिपुर और त्रिपुरा को भी स्टेटहुड मिली। उसके बाद 1987 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिली, they become a separate state. And then the exception and the most late latif, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड 2000 में इनको स्टेटहुड मिली। कौन से बेसिस पे? सेपरेट रीजनल कल्चर, लैंग्वेज पे नहीं, रीजनल कल्चर के बेस पे, कि इनका कल्चर अलग अलग है। देख रहे हो आप? तो ये याद रखना एमसीक्यू के लिए दैट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर द स्टेट्स व्हिच वर carved out on the basis of separate regional culture in the year 2000. Is it clear? Perfect. So guys, that was it for today's video. मैंने पूरा चैप्टर इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए चीजें आपके लिए। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, जेन्युइनली शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। प्लीज सपोर्ट मी। डोंट फॉरगेट दैट यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।